वंदे मातरम डियर फ्रेंड्स। मैं आरपी सिंह कविया, पीजीटी ज्योग्राफी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन के सेकंड सेशन में। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट सेशन में हमने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ये थे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। आज हम फोर्थ टॉपिक से इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो आइए शुरू करें। फोर्थ पॉइंट हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो आइए इसको जान लेते हैं। सो देर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, दीज आर बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इनको हम पॉपुलेशन चेंज में कंपोनेंट्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। पहला है बर्थ। बर्थ को हमेशा क्रूड बर्थ रेट की फॉर्म में स्टडी किया जाता है। इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है कि क्रूड बर्थ रेट किस तरह से पता लगाते हैं। बुक में जो दिया गया फॉर्मूला है वो पेंसिल से यहाँ एक बॉक्स में लिखा हुआ है CBR, जो कि क्रूड बर्थ रेट को शॉर्ट में कहते हैं। CBR इक्वल टू BI/P मल्टीप्लाई बाई 1000। यहाँ पर BI का मतलब लाइव बर्थ से है और P का मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन से है, जिसको डिटेल में आगे लिखा हुआ है लाइव बर्थ डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। इस तरह से हम क्रूड बर्थ रेट का पता लगाते हैं, या इसी को हिंदी में कहें अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर का अभिप्राय है जीवित जन्म विभाजित किए हैं वर्ष के मध्य में जनसंख्या गुणा 1000। तो इस तरह से हम अशोधित जन्म दर को प्राप्त करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज क्रूड बर्थ रेट और व्हाट इज CBR। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। CBR कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ वुमेन, या हिंदी में इसको कहें अशोधित जन्म दर को एक वर्ष में 1000 महिलाओं की संख्या पर जीवित जन्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ईयर में, कोई भी एक साल, उस साल के दौरान वहां पर 1000 महिलाओं ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, जो लाइव बर्थ होने चाहिए। कभी कभी बच्चे मृत रूप में भी पैदा होते हैं, तो यहां पर हम लाइव बर्थ की बात कर रहे हैं। तो किसी एक वर्ष के दौरान 1000 महिलाओं की संख्या पर कितने जीवित जन्म हुए हैं, उसी को हम क्रूड बर्थ रेट या अशोधित जन्म दर के नाम से जानते हैं। दूसरा है डेथ। डेथ को किस तरह से स्टडी करते हैं, फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है। बुक के फॉर्मूले को बॉक्स में मैंने लिखा है CDR इक्वल टू D/P मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई 1000। हिंदी में इसको कहें अशोधित मृत्यु दर बराबर मृत लोगों की संख्या विभाजित किया इसको वर्ष के मध्य में जनसंख्या गुणा 1000। तो यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। क्रूड डेथ रेट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो क्रूड डेथ रेट की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं CDR इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, या हिंदी में कहें अशोधित मृत्यु दर को एक वर्ष में 1000 लोगों की संख्या में मृत्यु होने वाले लोगों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं क्रूड डेथ रेट का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में वहां पर 1000 लोगों की आबादी में मरने वाले लोगों की संख्या आपके क्रूड डेथ रेट कहलाती है। तीसरा कंपोनेंट है हमारे दैट इज माइग्रेशन या प्रवास। तो सबसे पहले हमें जानना होगा माइग्रेशन या प्रवास किसे कहते हैं। यहां पर देखिए एक सर्कल के अंदर प्लेस ऑफ ओरिजिन और दूसरे सर्कल में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन लिखा गया है। इसका अभिप्राय क्या है, माइग्रेशन से अभिप्राय हुआ कि किसी एक प्लेस पर जहां पर लोग पैदा हुए हैं या जहां के मूल निवासी हैं, जहां के
वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वहां से यदि किसी वजह से लोग डिस्प्लेस होकर के और किसी नए स्थान पर जहां पर वो जाना चाहते थे, जिसे हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यहां पर कह रहे हैं, यदि वहां चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस जाने की जो प्रोसेस है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। यहां पर इसकी यदि डेफिनेशन पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन टू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। हिंदी में कह सकते हैं हम प्रवास लोगों के अपने उद्गम स्थान से हटकर गंतव्य स्थान पर चले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहां पर दो प्लेसेस इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब बात यह आती है कि ऐसा लोग करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, माइग्रेशन का मेन रीजन क्या है। तो हम माइग्रेशन का रीजन दे सकते हैं, माइग्रेशन मोस्टली होते हैं एक व्यक्ति जब बेटर इकोनॉमिक लाइफ और सोशल लाइफ के पसंद करता है और उसको पाने की इच्छा में जब वो स्थिति उसे अपने ओरिजिन प्लेस पर नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में वो नए प्लेस की तरफ चला जाता है। तो ये इसका मुख्य कारण है। हिंदी में हम कहें कि कोई भी व्यक्ति बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन की प्राप्ति के लिए जब उसे अपने स्थान पर ये उपलब्ध नहीं होती है तो वो नए स्थान पर चला जाता है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि वो स्थान जहां से व्यक्ति यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन से जब व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति को वहां उस स्थान के लिए एमिग्रेंट कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति वहां से मूव आउट कर रहा है, यानी वहां से जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा एमिग्रेट। और जिस जगह पर वो व्यक्ति जा रहा है यानी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर जा रहा है जहां वो मूव इनटू हो रहा है, यानी वहां आकर के वो रह रहा है, तो उस स्थान के लिए वही व्यक्ति कहलाएगा इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट या इन माइग्रेशन इसको हम कहेंगे। तो एक जगह से आउट माइग्रेशन हुआ, आउट माइग्रेशन हो रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन या उद्गम के स्थान से, इसको हम हिंदी में कहेंगे उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है चले जाना। और जिस जगह पर व्यक्ति पहुंचा है उसको हम कहेंगे इम माइग्रेशन यानी अप्रवास। यहां पर एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, उत्प्रवास या अप्रवास को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर हम आरंभिक तौर पर दो तरह के बेसिस पर हम माइग्रेशंस को देखते हैं। पहला है स्टेबिलिटी के बेसिस पर। स्टेबिलिटी के बेसिस पर यानी स्थायित्व के आधार पर तीन तरह का माइग्रेशन होता है। पहला होता है परमानेंट, दूसरा होता है टेम्पररी और तीसरा होता है सीजनल। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से पूर्ण रूप से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर चला जाता है और वहीं पर वो रहना शुरू कर देता है पूर्ण रूप से स्थायी तौर पर, अब वो वापस अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर नहीं जा रहा है, तो इस स्थिति को हम कहेंगे परमानेंट माइग्रेशन। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति यह है कि एक व्यक्ति किसी भी कारण से, जिसमें हमने मेनली पहले ही देखा था कि कारण बेटर इकोनॉमिक और सोशल लाइफ के लिए मूल रूप से जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई दूसरे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई एक व्यक्ति प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर गया, वहां पर वो रहा, लेकिन वहां पर वो परमानेंटली नहीं रह रहा है, वो कुछ समय यहां पर रहता है और वापस अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर चला जाता है। इस तरह के माइग्रेशन को हम कहते हैं टेम्पररी माइग्रेशन। तीसरा हमारे माइग्रेशन स्टेबिलिटी के बेसिस पर, उसे कहते हैं सीजनल माइग्रेशन। सीजनल या मौसमी प्रवास। मौसमी प्रवास क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने उद्गम स्थान से किसी एक समय विशेष में, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब एक व्यक्ति अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन या उद्गम स्थान से अपने प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर जाता है और वहां पर अपना काम करता है, और वो एक पर्टिकुलर सीजन या वो टाइम पीरियड चले जाने के बाद में वो व्यक्ति फिर से अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर आ जाता है, ये स्थिति कहलाती है आपके मौसमी प्रवास की। ये स्थिति कब होती है? मुख्य रूप से ये देखा जाता है, जैसे हमारे देश की हम बात करें तो पंजाब जैसे समृद्ध राज्यों में जहां पर कृषि का काम बहुत ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में फसलों के लगाने यानी उसकी बुआई के टाइम पर सोइंग ऑफ क्रॉप्स या हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स,
यानी फसलों की कटाई के समय पर बहुत से मजदूर वर्ग के लोग बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों से पंजाब राज्य की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। वो उस समय पीरियड के दौरान वहां काम करते हैं और जैसे ही ये काम पूरा होता है वो फिर से अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन की तरफ लौट आते हैं। तो ये आपके सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एरिया या प्लेस के बेसिस पर कितने टाइप्स का माइग्रेशन होता है। तो एरिया या प्लेस के बेसिस पर माइग्रेशन होता है। पहला, रूरल टू रूरल, यानी ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में। ये कब होता है? जब कभी ग्रामीण इलाकों के अंदर विवाह होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक महिला अपने गांव को छोड़ करके अपने ससुराल वाले नए गांव में चली जाती है। तो इसमें हमने क्या देखा, एक महिला एक गांव से दूसरे गांव में जा रही है, तो ये उसका रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो गया। दूसरा होता है रूरल टू अर्बन। जनरली ये देखा गया है कि शहरों में सुविधाएं अधिक होती हैं और इस वजह से ग्रामीण इलाकों से लोग निकल करके और शहरी इलाकों की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह के माइग्रेशन को हम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। थर्ड हम देखते हैं अर्बन टू अर्बन, यानी शहर से शहर में माइग्रेशन। ये स्थिति कब आती है? जब किसी एक छोटे शहर से बेहतर विकल्प की तलाश में लोग बड़े शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो इस स्थिति में अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होता है। ऐसा एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से भी होता है। फिर अगला चौथा हमारा आता है अर्बन टू रूरल, यानी ग्रामीण से शहरी। तो ग्रामीण से शहरी इलाकों में माइग्रेशन या प्रवास कब होता है? ये स्थिति भी हमें देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज में बड़े सारे लोग एक शांति और सुकून वाले वातावरण की तलाश में चलते हुए शहरों से गांव में जाकर के रहना शुरू कर रहे हैं। ऐसा ही हमारे देश में भी देखा गया है कि ऐसे लोग जो जब तक यंग है, जब तक वो काम कर रहे हैं, तब तक वो शहरी इलाकों में रहते हैं, वहां पर पैसा अर्न करते हैं। जब उनकी रिटायरमेंट की एज आ जाती है, जब वो अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उसके पश्चात वो शहर के जीवन को छोड़ करके गाँव में जाकर के बस जाते हैं। तो इस तरह का जो माइग्रेशन होता है वो शहर से ग्रामीण माइग्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि माइग्रेशन को वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है बड़ी बार। पहला है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में कौन से, या प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स जो किसी एक पर्सन को उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन पर नहीं रहने देते हैं। नहीं रहने देने से अभिप्राय यहां पर क्या है कि वो ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो चाह करके भी अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पर, अपने उद्गम स्थान पर नहीं रह पाता है, उसे वहां से जाना पड़ता है। और ये स्थिति कब आ सकती है? इसके लिए कुछ यहां पर कंडीशंस बताई गई हैं। पहला है पॉलिटिकल टर्मोइल, यानी राजनीतिक उपद्रव या अस्थिरता की स्थिति। जब कभी किसी एक रीजन में गवर्नमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं चलता है, वहां पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर अस्थिरता आ जाती है, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो ऐसी कंडीशन में लोगों को मिलने वाली बेसिक जो फैसिलिटीज होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो और उस स्थिति में लोग अपने उस स्थान को छोड़ करके एक नए स्थान की तरफ चले जाते हैं जहां पर वो सुकून से रह सकें। दूसरा है अनप्लीजेंट क्लाइमेट, यानी प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु या अनप्लीजेंट क्लाइमेट का अभिप्राय क्या है? वो सभी स्थान जहां की एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, यानी जहां की क्लाइमेट या तो बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो वो दोनों ही स्थितियां इंसान के रहने के लिए सुटेबल नहीं होती है। यही वजह है कि आपके सहारा डेजर्ट में या फिर लेह लद्दाख जैसे डेजर्ट्स में लोगों की संख्या बहुत रेयरली, बहुत कम मिलती है, क्योंकि वहां की क्लाइमेट सपोर्टिंग नहीं है। इसलिए अनप्लीजेंट क्लाइमेट होती है, उसके चलते हुए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं जब भी उन्हें इस चीज का अवसर मिलता है। तीसरा है नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा। जब कभी किसी रीजन में कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ का आ जाना या फिर सूखा पड़ जाना, है ना, ड्रॉट की कंडीशंस, फ्लड की कंडीशंस, या फिर
वहां पर अर्थक्वेक के चलते हुए वहां का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाना। तो इस तरह जब भी कभी नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं तो ऐसी कंडीशन में पर्सन अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके और नए स्थान की तरफ चले जाते हैं, नए प्लेस की सर्च में आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये माइग्रेशन होता है। एक इसका कारण होता है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का मतलब क्या है कि जब कभी कोई ऐसी जगह जहां पर सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट्स नहीं होते हैं किसी समाज के, तो समाज के लोग उस स्थान को छोड़ करके ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें बेहतर ऐसी सुविधाएं मिलती है, जहां पर उनका सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सकता हो। तो इस तरह से ये वो फैक्टर्स हैं जो प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी भी व्यक्ति को बाहर की तरफ पुश करते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक व्यक्ति को किसी स्थान पर रहने के लिए आकर्षित करते हैं, यानी एक स्थान को व्यक्ति डेस्टिनेशन क्यों बनाता है उसके लिए ये फैक्टर होते हैं। तो पहला इसमें देखते हैं, जो हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जस्ट इनके अपोजिट यहां पर फैक्टर्स हो जाते हैं। पहला हम देखते हैं पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी ऐसी कोई जगह जहां पर शांति है, जहां पर स्थायित्व है, पॉलिटिकल टर्मोइल जहां पर नहीं है, तो वो जगहें लोगों को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा है प्लेजेंट क्लाइमेट, जहां की क्लाइमेट सुहावनी हो, सुखद होती है, तो स्वाभाविक है इंसान वहां पर रहना पसंद करेगा। और तीसरा है बेटर लिविंग कंडीशंस, यानी रहने के लिए रहन सहन की अच्छी दशाएं जिस जगह पर मिलती हैं लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। सो दीज आर टू मेन सेट्स ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस माइग्रेशन। यहां पर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन एनी 3 पुश एंड 2 पुल फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेशन इन द वर्ल्ड। विश्व में जनसंख्या प्रवास के किन्हीं 3 प्रतिकर्ष एवं 2 अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारे विश्व की आबादी लगभग 7 बिलियन यानी 700 करोड़ से भी ज्यादा हो। तो समय की इस लंबी अवधि के दौरान ये जो 700 करोड़ तक की आबादी, यानी इससे भी ज्यादा आबादी जो विश्व की हो चुकी है, ये किस प्रकार से इतनी अधिक हुई है, यानी इसकी प्रवृत्तियां क्या रही है, किस तरह समय के किन चरणों के दौरान इसकी कितनी ग्रोथ हुई और किस किस तरह से ये बढ़ती चली गई, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रेंड्स या प्रवृत्तियां। तो आइए इन प्रवृत्तियों को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है 8000 से 12000 वर्ष पूर्व तक, यानी वर्तमान समय से 8000 से 12000 साल पहले की यदि हम बात करते हैं तो रफली 8 मिलियन यानी 80 लाख की आबादी हमारी वर्ल्ड की आबादी थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। फिर जब हम फर्स्ट सेंचुरी एडी में आते हैं, ईसा की पहली शताब्दी में, उस समय हमारे विश्व की आबादी 300 मिलियन या 30 करोड़ इससे भी कम थी, यानी 300 मिलियन भी हमारी नहीं थी, यानी 30 करोड़ से भी हमारी आबादी कम थी। लेकिन जब हम 16 और 17 सेंचुरी की बात करते हैं तो उस समय में हमारी आबादी बढ़ी, तेजी के साथ में बढ़ी, और 1750 तक आते आते 550 मिलियन यानी 550 मिलियन या फिर हम कहें 55 करोड़ ये आबादी हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे के कारण हो सकते हैं कि इस पीरियड के दौरान जो इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होना शुरू हो गई थी, रिसोर्सेज जो थे वो ज्यादा अवेलेबल थे, और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा था क्योंकि ये जो पीरियड था 16th और 17th सेंचुरी का, ये पीरियड था आपकी कॉलोनियल पीरियड, जिसमें यूरोपियन महाद्वीप से लोग नए नए स्थानों की तलाश में निकले। उन्होंने नई नई जगहों पर अपने कॉलोनीज को डेवलप किया और वहां के रिसोर्सेज को यूज में लिया। फिर यही कॉलोनाइजेशन जब आगे बढ़ा तो 18th सेंचुरी तक आते आते, 18वीं शताब्दी तक आते आते पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई, यानी हमारी जो विश्व की आबादी थी उसमें एक्सप्लोजन हुआ, जनसंख्या का विस्फोट हुआ। जनसंख्या के विस्फोट से अभिप्राय है जनसंख्या का बहुत तेजी के साथ में बढ़ना,
इसके पीछे के कारण क्या थे? इसके पीछे के कारणों में तीन मुख्य कारण रहे हैं। यह है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। औद्योगिक क्रांति, तकनीकी विकास और चिकित्सा सुविधाओं का विकास। औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय है उद्योग बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़े। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से उनमें मशीनों का प्रयोग हो गया था और इन मशीनों के प्रयोग ने ही उद्योगों को बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ाया, जिसे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या तकनीकी विकास से अभिप्राय क्या है कि हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एरियाज हैं उनमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत फास्ट हमारे रैपिड एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से। अब मोटर से चलने वाले जहाज जो थे वो एग्जिस्टेंस में आने शुरू हो गए थे, तो स्टीम इंजन की वजह से ये इनको स्पीड मिली। तो ट्रांसपोर्टेशन तेज हुआ तो वर्ल्ड के अदर अदर पार्ट के लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आए तो इस तरह से ज्यादा सुविधाओं का विकास हुआ, और जब सुविधाओं का विकास हुआ तो इंसान की आबादी भी बढ़ी। इसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ने भी 18th सेंचुरी के दौरान पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सपोर्ट किया। कभी कभी अकेला इस वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको मैंने ज्यादा डिटेल में यहां पर लिखा है। मेडिकल फैसिलिटीज है, उनके डेवलपमेंट से अभिप्राय क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज के बढ़ने से हमारे बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर, जो कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर असर पड़ा। अब मृत्यु दर जो थी यानी डेथ रेट वो कम होना शुरू हो गई थी। जन्म के मामले में हम देखें, जन्म अभी भी उसी दर से चल रहे थे, तो जन्म एक तरफ से बढ़े हुए हैं और मृत्यु दर कम हो गई है, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव ग्रोथ हुई और वो बढ़ी। दूसरा, पहले एपिडेमिक्स की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे और अब ये स्थिति नहीं रही। अब एपिडेमिक्स के ऊपर कंट्रोल हो गया मेडिकल फैसिलिटीज के डेवलपमेंट की वजह से, तो इसने भी पॉपुलेशन को बढ़ने में मदद दी। फिर कंट्रोल ओवर कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी संक्रामक रोगों पर नियंत्रण। संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब होता है ऐसे डिजीजेस जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी के साथ में फैलती हैं, तो इनके ऊपर भी कंट्रोल हो गया। साथ ही साथ कई सारी ऐसी बीमारियां थी जिनकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब उनके वैक्सीन डेवलप कर लिए गए और वैक्सीनेशन की वजह से आजकल उन बीमारियों की वजह से लोगों की डेथ नहीं होना शुरू हो गई। यहां पर एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि जन्म ज्यादा क्यों होते थे? उसके पीछे की एक फैमिली कंसेप्ट है कि पहले जब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक परिवार में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, इसमें चाहे एपिडेमिक की वजह से हो चाहे कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो, तो उस स्थिति में लोग परिवार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जन्म को प्रेफर करते थे, ताकि यदि कोई बच्चा मर भी जाता है तो भी परिवार के अंदर सदस्य बने रहेंगे। तो इस सोच की वजह से आगे चल करके जब मृत्यु दर पर तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन सोच वही रही तो जन्म दर काफी ज्यादा रहे और इसने भी हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अपना एक रोल प्ले किया। यहां पर एक डायग्राम और दिया हुआ है बुक में, उस डायग्राम को भी इस डायग्राम में हमें प्रेजेंट से 12,000 ईयर्स अगो की कंडीशन बताई गई है। उस समय एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ था और इस समय पॉपुलेशन बहुत कम थी, यानी ईसा के जन्म से 1st सेंचुरी एडी से पहले की कंडीशन हम देखें तो उस समय हमारी 0.25 अरब यानी हमारे यहां पर आबादी जो थी वो 0.25 अरब ही आबादी थी, जो जैसे जैसे समय के साथ में डेवलपमेंट्स होते चले गए वैसे वैसे बढ़ती चली गई। यहां हम देखते हैं 1600 से पहले यानी 1500 के आसपास 1500 ईयर्स अगो की कंडीशन देखते हैं, यहां तक हमारी पॉपुलेशन बहुत कम थी। यहां देखिए एक तरफ समय का यानी टाइम पीरियड को दिखाया गया है और दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन है उसको बिलियंस में दिखाया गया है, अरबों में दिखाया गया है। तो यहां देखिए 1600 ईयर्स अगो तक की कंडीशन है, यदि इसको देखें तो 1 बिलियन से बहुत कम है। यहाँ 1700 के बाद में, जो कि हमने पहले डिस्कशन किया था, लगभग 1750 के पास में आबादी हमारी 55 करोड़ हो गई थी, यानी 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो इसकी हाफ। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1750, यदि ये 1700 और ये 1800, ये 1750 की स्थिति ये रही, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि लगभग 55 करोड़ यहाँ आबादी थी। इसके बाद से हम देखते हैं, इसके बाद में ग्राफ बढ़ता चला गया,
क्यों बढ़ता चला गया, किस वजह से बढ़ता चला गया, वो रीजंस आपके इस डायरेक्शन में लिखे हुए हैं। तो देखिए ये 1500 यानी 15th सेंचुरी जो थी, 15th सेंचुरी के बाद का 16th सेंचुरी से हम देखते हैं कि यूरोपियन खोजें हुई, यानी यूरोपियंस जो थे वो वर्ल्ड के अदर अदर पार्ट में गए और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का पता लगाया, कई नए स्थानों की खोज करी, कॉलोनाइजेशन हुआ यानी उपनिवेशवाद हुआ, और उसके बाद में बसाव का ही हुआ, लोग वहाँ पर सेटल्स हो गए, ये न्यू सेटलर्स थे। तो ये जो टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी आबादी बढ़ना शुरू हुई, 55 करोड़ से अब बढ़ना शुरू होती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ हम देखते हैं 1800 और 1900 के बीच की कंडीशन, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन रैपिड हो गया था, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ करके और लगभग आपके 1 बिलियन यानी 1 करोड़ के आसपास की आबादी हो गई थी। फिर जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, मेडिकल फैसिलिटीज आने से पॉपुलेशन और बढ़ी, यहाँ 2 बिलियन से थोड़ी कम पॉपुलेशन यहाँ पर रही। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि आपके जैव प्रौद्योगिकी आ गई, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजीज, इनकी वजह से हमने बीमारियों पर बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल कर लिया और हमारी पॉपुलेशन का ये ग्राफ देख लीजिए बिल्कुल सीधा होता चला गया, यानी 4 बिलियन से भी ऊपर हमारी कंडीशन पहुंच गई। ऐसे में ही आगे चल करके कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। इस समय के दौरान जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, जैसे जैसे हमारे रिवोल्यूशन होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजीज में, वैसे वैसे ये बढ़ता चला गया। और वर्तमान में हम 2000 के पास में देखते हैं तो 2000 के बाद की स्थितियां हमारी ये आ गई है कि हम 6 बिलियन को भी, यहाँ 6 बिलियन को क्रॉस करके आगे बढ़ चुके हैं, जो कि हमारी प्रेजेंट क्या है 7 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस ग्राफ के जरिए भी ये जो ट्रेंड्स रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इन ट्रेंड्स को हम शो कर सकते हैं। इस पॉइंट से पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, वो है पहला, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड फ्रॉम अर्ली पीरियड टू प्रेजेंट डे। हिंदी में हम कहें, आरंभिक समय से वर्तमान समय तक विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को समझाइए। आज के इस सेशन में हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अपने वैल्यूएबल सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है आगे और काम करने की। बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को, रिमेनिंग बिंदुओं को हम हमारे नेक्स्ट 3rd वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।